हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम HA02 पेपर कोड है। HA02 वीएफ हिस्ट्री एग्ज़ाम है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री का पेपर है। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है। राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे जो प्रारंभिक काल से 1956 तक है, जिसका हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुल सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। राजपूतों की उत्पत्ति के अग्निकुल के सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुल सिद्धांत चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज राठौर से लिया गया है। इस किंवदंती के अनुसार माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया, जिसने अग्निकुंड के 4 राजपूत वंश चौहान, चालुक्य, सोलंकी, परमार और प्रतिहार उत्पन्न हुए। यह सिद्धांत विदेशी मूल के सिद्धांत के समर्थकों द्वारा विदेशियों के शुद्धिकरण और उन्हें भारतीय समाज में समाहित करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फरजंद की उपाधि किसने और किसको विभूषित किया गया? तो उत्तर, मुगल बादशाह अकबर ने राजा मान सिंह को फरजंद, जिसका फरासी अर्थ है पुत्र होता है, की उपाधि प्रदान की थी, क्योंकि मान सिंह उनके भरोसेमंद और करीबी थे। यह एक विशेष सम्मान था जो पुत्र जैसी निकटता और स्नेह को दर्शाता है। और अगला क्वेश्चन है, चित्रकला के बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता लिखिए। चित्रकला की बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो उत्तर है, बूंदी चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता में लाल व पीले रंगों का प्रचुर उपयोग, छोटे कद के चित्रण, प्रकृति का सतरंगी और जीवित चित्रण, पशु पक्षियों का उत्कृष्ट अंकन, खासकर मोर एवं अन्य पक्षी, बादाम जैसी आँखें एवं पतली कमर वाली नारी पात्रा का चित्रण तथा आम व पीपल के पेड़ों के साथ साथ पानी में कमल और बतखें दर्शाने शामिल हैं। इनके विषय में रसप्रिया, कविप्रिया, बिहारी सतसई, ऋतु वर्णन और शिकार के दृश्य शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, जामोजी ने अपने अनुयायियों को कितने नियमों का पालन करने का आदेश दिया? तो उत्तर है, जामोजी ने अपने अनुयायियों को 29 नियमों का पालन करने का निर्देश दिया, जो विष्णु पद सिद्धांत है। यह नियम धर्म, नैतिकता, पर्यावरण और मानवीय मूल्य से संबंधित हैं और विष्णु समुदाय के अनुयायियों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ के निर्माता के नाम के साथ उसकी स्थापना का वर्ष लिखिए। उत्तर है, मेहरानगढ़ किले के निर्माता जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने किया और उसकी स्थापना 1459 ईस्वी में हुई थी। यह किला एक विशाल पहाड़ी पर बनाया गया है और इसे राजस्थान के सबसे भव्य किलों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दादूपंत का मुख्य केंद्र कहाँ है? दादूपंत का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो उत्तर है, दादूपंत का मुख्य केंद्र नारायण जयपुर के पास है, जहाँ संत दादू दयाल ने अपनी मुख्य पीठ स्थापित की और समाधि ली। इस स्थान को दादू द्वारा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर राज्य व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संधि कब हुई? तो उत्तर है, जोधपुर राज्य एवं ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के साथ संधि 6 फरवरी 1818 में हुई, जिस पर जोधपुर के राजा मान सिंह ने हस्ताक्षर किए। यह संधि 1818 के ब्रिटिश काल की संधियों में से एक है, जिसमें जोधपुर राज्य ने ब्रिटिश कंपनी की सदस्यता स्वीकार कर ली। अगला क्वेश्चन है, गोविंद गिरी गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है, गोविंद गिरी गुरु द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन भक्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जो 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ और गोविंद गिरी ने लोकप्रिय बनाया। यह आंदोलन सामाजिक और धार्मिक सुधार के साथ साथ भी समुदाय की राजनीतिक आर्थिक उत्थान से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, सिरोही का राजस्थान में विलय कितने सोपान में संपन्न हुआ? सिरोही का
राजस्थान में विलय कितने सोपानों में संपूर्ण हुआ? तो उत्तर है सिरोही का राजस्थान में विलय मुख्य रूप से 2 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण में सिरोही का अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में मिला लिया गया, लेकिन आबू और दिलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को बम्बई अब महाराष्ट्र राज्य में सौंप दिया गया। फजल अली आयोग की सिफारिश पर दूसरे चरण में 1 नवंबर 1956 को आबू और दिलवाड़ा को भी राजस्थान में एकीकृत कर दिया गया, जिससे सिरोही का संपूर्ण विलय हो गया। अगला क्वेश्चन है विजय सिंह पातिक ने 1920 में किस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभिक किया? विजय सिंह पातिक ने 1920 में किस समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? उत्तर है विजय सिंह पातिक ने 1920 में राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। इस समाचार पत्र की शुरुआत वर्धा से हुई थी। यह बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में राष्ट्रवादी विचारों और जानकारी को फैलाने का काम करता था। अगला खंड है 2। राजस्थान के इतिहास में साहित्य स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए। राजस्थान के इतिहास में साहित्य स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है राजस्थान के इतिहास के साहित्य स्रोतों जैसे खयात, वंशावलियाँ, वात, चरित्र और दैनिक पदीय, शासकों, वंशों, घटनाओं, प्रशासन, तत्कालीन समाज, संस्कृति की जानकारी देते हैं, जो इतिहासकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह साहित्य संस्कृत, प्राकृत, अभ्रस और राजस्थानी की विभिन्न बोलियों में रचे गए थे, जिनमें चारण, जैन, संत, लोक साहित्य प्रमुख हैं। मून तो नैन सिंह की खयात और बक्कीदास की खयात जैसे ग्रंथ मारवाड़, गुजरात और मध्य प्रदेश शासकों के इतिहास के साथ ही भौगोलिक जानकारी की भी प्रदान करते हैं। राजस्थान के साहित्य स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए। राजस्थान के साहित्य स्रोतों के महत्व की विवेचना कीजिए। तो पहले ऐतिहासिक घटना का विवरण। साहित्य स्रोत युद्धों, संधियों, अभियानों और शासकों के जीवन विस्तृत जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए अमीर खुसरो की कीर्तियाँ राजस्थान के खिलजी कालीन अभियानों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। शासकों, वंशावलियों का ज्ञान। खयातें, वंशावलियाँ विभिन्न शासकों, उनके वंशों, उनके शासनकाल की उपलब्धियों और उनके उत्तराधिकारियों के बारे में बताती हैं। प्रशासनिक और आर्थिक जानकारी। मूनसो नैन्सी की मारवाड़ रा पगना री विगत, मारवाड़ रा पगना की विगत जैसे ग्रंथ प्रशासनिक, भौगोलिक और आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विचित्रण। साहित्य तत्कालीन समाज की रीति रिवाजों, परंपराओं, धार्मिक मान्यता और जीवन शैली का चित्रण करता है, जिसे तत्कालीन संस्कृति को समझने में मदद करती है। भाषा और साहित्य के विकास का परिणाम। यह साहित्य राजधानी भाषा के ऐतिहासिक विकास को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न बोलियों और लिपियों का प्रयोग मिलता है। विविध साहित्य विधाएं। साहित्य में ख्यात, वाद, वंशावली, चरित्र, पदीय, गद्य शैलियों का उपयोग किया गया है। इतिहास लेखन विविधता लाते हैं। प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत। ख्यात। बड़ी ख्यात में पूरे वंश विस्तृत वर्णन होता है, जैसे मूनसो नैन्सी खयात और बक्कीदास जी की खयात। वंशावलियाँ। यह वंशावली संबंधित विस्तृत विवरण प्रदान करती हैं। चरित्र। यह गद्य में लिखी गई जीवन कथाएँ होती हैं, ऐतिहासिक महत्व की होती हैं। अन्य रचनाएँ हैं। विभिन्न भाषा में रचित पदायाम ग्रंथ किसकी शासक वंश विवरण देते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से इतिहास, सभ्यता, संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रारंभिक इतिहास विषय में कालीबंगा से आप क्या जानकारी प्राप्त होती है? राजस्थान के प्रारंभिक इतिहास के विषय में कालीबंगा से क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो उत्तर है कालीबंगा से राजस्थान के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी मिलती है कि यह सिंधु सभ्यता घाटी का एक महत्वपूर्ण स्थल था, जो प्राचीन सरस्वती नदी घग्गर किनारे बसा था। यहाँ विश्व के सबसे पुराने जुते हुए खेत, अग्नियाँ, वेदियाँ मिलती हैं। यहाँ पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा काल के अवशेष मिलते हैं, जो दोनों सभ्यता के बीच संक्रमण को दर्शाते हैं। कालीबंगा एक नियोजन शहर है, जिसमें ग्रिड सड़क जैसे
जिसमें ग्रिड जैसी सड़कें, जल निकासी प्रणाली थी। यहाँ मिश्रित कृषि गेहूँ और चना होती थी, जिससे उन्नत कृषि तकनीक का पता चलता था। कालीबंगा से प्राप्त मुख्य जानकारी कौन कौन सी है? पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता का संगम, जिसमें कालीबंगा में 2 संस्कृतियों के अवशेष मिले। पूर्व हड़प्पा का लगभग 3500 से 2500 ईस्वी पूर्व, हड़प्पा का लगभग 2500 से 1500 ईस्वी पूर्व। कृषि और अर्थव्यवस्था, जुते हुए खेत, कालीबंगा से दुनिया के सबसे पुराने जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 2900 ईस्वी पूर्व के हैं। मिश्रित खेती, यहाँ गेहूँ और चना की मिश्रित खेती की जाती है। पशु पालन, पशु बैल और अन्य पालतू पशुओं की मूर्तियों से कृषि कार्य की पुष्टि होती है। नगर नियोजन शहर है। कालीबंगा एक नियोजन शहर था, जिसे अवशेष पश्चिमी टीले पर है, जिसे गड्ढे के नाम से जाना जाता है। सड़क और जल निकासी, इसमें ग्रिड जैसी सड़कें और परिष्कृत जल निकासी प्रणाली थी, जो उत्कृष्ट नगरीय नियोजन के दर्शाते हैं। धार्मिक और सामाजिक जीवन, जिसमें अग्निवेदियाँ, यहाँ अद्वितीय अग्निवेदियाँ मिलती हैं और धार्मिक क्रियाओं के संकेत देती हैं। कलाकृतियाँ, टेराकोटा की मूर्तियाँ मन के और मुद्राएं जिस पर महिला कुमारी का अंकन है, कलात्मक और सांस्कृतिक शक्ति को दर्शाते हैं। विनाश, भूकंप या समुद्र प्रलय के कारण इस सभ्यता का विनाश होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस लाइब्रेरी को भी ज्वाइन जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर की संबंधित की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। राणा सांगा और बाबर के संबंधित आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। जिसमें राणा सांगा, उत्तर है राणा सांगा और बाबर के रिश्ते जटिल थे, जिसमें एक दूसरे के धोखे का आरोप लगाना, एक दूसरे पर अपना दुश्मन मानना और सत्ता के लिए संघर्ष शामिल था। हालांकि कई आधुनिक व्याख्या राणा सांगा को एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में दर्शाती है, जो भारत को बाहरी लोगों से बचाने के लिए लड़ रहा था। कुछ इतिहासकार यह भी मानते हैं कि सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को आमंत्रित किया। यह निश्चित रूप से सच है कि इब्राहिम लोदी के पतन के बाद बाबर के भारत में स्थिर रूप से रहने के फैसले ने भारत के शासक के लिए नई चिंता खड़ी कर दी, जिससे खानवा का युद्ध हुआ। इस प्रकार उनके संबंध के गठबंधन के बजाय सत्ता कूटनीति शक्ति के संघर्ष में बदल गए, जो अतः भारत के मुगल पर्वतों को ओर ले गए। राणा सांगा की कूटनीति व्यवहार में बुलावा और धोखा का आरोप। बुलावा और धोखा का आरोप में बाबर ने बाबरनामा लिखा। यह काबुल में रहते हुए राणा सांगा के एक दूत के उन्हें दिल्ली में इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए मिलने का प्रस्ताव दिया। बाबर का मानना था कि यह सांगा ने उसे आमंत्रित किया, लेकिन वह दिल्ली आगरा पर कब्जा करने के बाद मिलने नहीं आया। यह सांगा के धोखे का एक प्रमुख उदाहरण है। बाबर के लिए खतरा 1519 में गागरोन की लड़ाई में मालवा के शासक को हराने के बाद राणा सांगा का प्रस्ताव आगरा के पास तक फैल गया, जिसने बाबर को अपने लिए यह संभावित खतरा बताया। बाबर ने यह महसूस किया कि राणा सांगा अफगान शक्ति को कमज़ोर करना चाहता था, अतः दिल्ली पर शासन करना चाहता था, जिसका हिस्सा खुद के बाबर रखता था। खानवा की लड़ाई का महत्व। अंतिम हिंदू शासक विखंडन। राणा सांगा को उत्तर भारत के अंतिम स्वायत्त हिंदू शासक के रूप में देखा जाता है। खानवा की लड़ाई, जिसे आधुनिक राजस्थान में लड़ा गया, में मुगलों के हार ने राजपूतों के बीच एकता को विखंडित कर दिया। भू राजनीति प्रभाव। खानवा की लड़ाई ने भारत के भाग्य पर दोहरा प्रभाव डाला, जिसने पहले तो राजपूत एकता को तोड़ा, लेकिन साथ ही मुगल शासन को मजबूत किया। यह सुनिश्चित किया कि भारत में मुस्लिम शासन जारी रहेगा। लौह और बारूद का उपयोग।
खानवा की लड़ाई को बारूद और तोप खाने के उपयोग को परिणाम के रूप में देखा जाता है, जिसमें बाबर की सेनाओं के एक निर्णायक भूमिका निभाई। ऐतिहासिक व्याख्या सांगा को महान नायक के रूप में है। आधुनिक इतिहास में राणा सांगा को एक महान योद्धा और स्वतंत्रता प्रेमी नायक के रूप में चित्रित किया गया। यह दृष्टिकोण यह भी है कि सांगा ने भारत को भी किसी विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए संघर्ष किया, भले ही वे एक प्रक्रिया में उन्हें अपने राज्य के लिए बाबर के मदद मांगी थी। ऐतिहासिक भ्रमण कुछ आधुनिक व्याख्या बाबर को भारत आमंत्रित करने के सांगा के इरादे का यह भ्रम मानते थे, जबकि सांगा का एक ऐसा शासक के रूप में देखा जाता जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राय सिंह का जहांगीर के साथ संबंधों का परीक्षण कीजिए। बीकानेर के राय सिंह का जहांगीर के साथ संबंधित परीक्षण कीजिए। तो उत्तर है, बीकानेर के राय सिंह का जहांगीर के घनिष्ठ और निष्ठावान संबंध था, जिसे जहांगीर ने सम्राट अकबर की मृत्यु के बाद सत्ता में आने पर गृह युद्ध का राय सिंह ने समर्थन में बदले में 5000 मनसबदारी से सम्मानित किया। लेकिन जहांगीर ने शासनकाल में अंतिम वर्षों में संभवतः राज्य की आंतरिक रंजिशों और अस्थिरता के कारण उनके संबंधों में कुछ कड़वाहट आई गई, जिसके कारण राय सिंह का स्थानांतरण दक्षिण भारत के कर दिया गया और 1612 में मुरहानपुर में उनकी मृत्यु हो गई। प्रारंभिक दौर और निष्ठा। राय सिंह ने अकबर के समय ही मुगल साम्राज्य की सेवा की और अकबर के पुत्र सलीम, जो बाद में जहांगीर बना, के प्रति निष्ठावान थे। अकबर की मृत्यु के बाद जब सलीम ने सत्ता के लिए संघर्ष शुरू किया तो गृह युद्ध, तो राय सिंह ने सलीम जहांगीर का समर्थन किया, जिसने उनके पक्ष में निर्णय लिया कि सलीम के साथ रहेंगे। जहांगीर ने इस समर्थन को याद रखते हुए अपना ताजपोशी के बाद राय सिंह को 5000 मनसबदारी सम्मिलित किया, जिससे उनकी स्थिति मजबूत हुई। सैन्य सेवाएं। मनसबदारी। राय सिंह ने जहांगीर के शासनकाल में एक भरोसेमंद सेनापति के रूप में कार्य किया। उन्होंने दक्षिण भारत और बलूचिस्तान में विद्रोह शपथपुर दबाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी वफादारी के बदले में जहांगीर ने उन्हें जूनागढ़, सौर, नागौर, सैयदाबाद जैसी जहांगीरों की प्रदान की थी। संबंधों में तनाव और अंत। जहांगीर के शासन में अंतिम वर्षों में राय सिंह और मुगल सम्राट के बीच संबंधों में तनाव आ गया। यह तनाव संभवतः आंतरिक षड्यंत्रों और व्यवस्था में आ रही अराजकता के कारण उत्पन्न हुआ। इस तनाव के कारण राय सिंह का स्थानांतरण दक्षिण भारत में कर दिया गया। 1962 में मुरहानपुर में उनकी मृत्यु हो गई, जो उनके जहांगीर के बीच संबंधों को अंत प्रतीक किया। अगला क्वेश्चन है, 1818 के अंगल राजपूत संधियों के लिए मराठा तत्वों की मुख्य रूप से कहाँ तक उत्तरदायी था? 1818 के अंगल राजपूत संधियों के लिए मराठा तत्व मुख्य रूप से कहाँ तक उत्तरदायी था? तो उत्तर है, 1818 के अंगल राजपूत संधियों के लिए मराठा तत्व मुख्य रूप से मराठा शक्ति का पतन ब्रिटिशों का सर्वोच्च था, जिसने राजपूत राज्यों को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने का बाधा डाली। उन्हें ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के नियंत्रण में आने के लिए मजबूर किया। मराठा को हराने के कारण ब्रिटिश कंपनी को राजपूत राज्यों के सिद्ध गठबंधन करने का मौका मिला, जिसे अंततः अधीनस्थ पृथक्करण की संधि हुई। मराठा शक्ति के पतन का प्रभाव। तृतीय अंगल मराठा युद्ध 1817 से 1818। यह युद्ध मराठा शक्ति के पतन का निर्णायक कारक बना। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवा बाजीराव द्वितीय को निर्वाचित कर दिया। पेशवा का पद समाप्त हो गया और सभी मराठा शक्ति अंग्रेजों के अधीन हो गई। ब्रिटिश वर्चस्व में वृद्धि।
मराठा प्रतिरोध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों की शक्ति भारत में बहुत बढ़ गई, जिससे ब्रिटिशों को अब मराठा राज्यों के से संधि संघर्ष करने के बजाय अपनी शक्ति का विस्तार करने और उन्हें भारतीय शासकों के साथ संबंध स्थापित करने का अवसर मिला। राजपूत और राज्य पर प्रभाव। अधीनस्थ पृथक्करण की नीति। मराठा प्रभाव के कमजोर होने से अंग्रेजों ने 1818 में राजस्थान की विभिन्न रियासतों के साथ सीधे संधियों की। इन संधियों को अधीनस्थ पृथक्करण के रूप में जाना जाता है, जिससे यह राज्य पूरी तरह से ब्रिटिशों के अधीन हो गई। चार्ल्स मेटकाफ की भूमिका। 1888 में ब्रिटिश कंपनी के चार्ल्स मेटकाफ को राजपूत राज्य के साथ यह संधि करने के लिए नियुक्त किया गया। मेटकाफ के प्रयासों से ही राजस्थान की रियासतों के अंग्रेजों की गठबंधन किया। उनकी सहप्रभुता अंग्रेजों के अधीन हो गई। अगला है प्रश्न, कोटा में 1857 के विप्लव की प्रकृति और परिणाम का विश्लेषण कीजिए। उत्तर है, कोटा में 1857 के विप्लव की प्रकृति के तीव्र 6 महीने का तक चला जन विद्रोह थी। इसका नेतृत्व मेहरान खान और जयदयाल ने किया, जिसमें अंग्रेजों का विद्रोह करने के लिए जनता सैनिक शामिल हुए। इसके मुख्य परिणाम ब्रिटिश शासन को मजबूत करना, कंपनी शासन का अंत होना, ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष नियंत्रण की शुरुआत, भारतीय सेना पुनर्गठन, शासकों संरक्षण के आश्वासन थे। प्रकृति में जन विद्रोह। यह विद्रोह कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को शुरू हुआ था, लगभग 6 महीने तक चला, जिससे राजस्थान में सबसे तीव्र और व्यापक विद्रोह में से एक बन गया। विद्रोह का नेतृत्व विशालदार मेहराम खान का पठान जयदयाल कायस्थ ने किया। विशिष्ट घटनाएं। विद्रोह के मेजर बटन उनके बेटों और एक डॉक्टर की हत्या कर दी। विद्रोहियों ने कोटा के मेहराम का महल घेर दिया, जिससे मेहराम की स्थिति दयनीय हो गई। मेहराम को करौली के शासक सैन्य सहायता प्राप्त करनी पड़ी, जिससे यह कुछ समय के लिए विद्रोही को पीछे धकेलने का सफल रहे। ब्रिटिश हस्तक्षेप। जनरल H.G. रावत 5500 सैनिकों के साथ 22 मार्च 1858 को कोटा पहुंचा। वहां ब्रिटिश सेना के करौली के महारावल मदनपाल की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। परिणाम रहा विद्रोह का दमन। कोटा के विद्रोह का अंत ब्रिटिश सैनिकों और करौली के महारावल की मदद से हुआ, जिसके बाद मेहराम खान जयदयाल को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। इस विद्रोह ने अंग्रेजों को अपनी शक्ति बढ़ाने और भारतीय शासकों पर अपना नियंत्रण मजबूत करने का अवसर दिया। कंपनी का शासन अंत। 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। भारतीय सेना में सुधार। ब्रिटिश सरकार ने सेना की प्रकृति में बदलाव किया, उसे अधिक सतर्क बनाया। शासकों का संरक्षण। इस विद्रोह के बाद भारतीय शासकों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा संरक्षण का आश्वासन किया गया। अगला क्वेश्चन है, जयपुर राज्य में प्रजामंडल आंदोलन के उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, जयपुर राज्य में प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना, नागरिक अधिकारी की मांग करना था। इसकी स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी और जमाना लाल बजाज ने की थी। 1938 में जमाना लाल बजाज के अध्यक्ष में बने और हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रजामंडल से अलग एक आज़ाद मोर्चा का गठन किया, जिससे आंदोलन की शुरुआत की। उद्भव और प्रारंभिक चरण 1931, जिसमें स्थापना हुई। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद चाटनी और जमनालाल बजाज के प्रयासों से हुई। उद्देश्य। इसका मुख्य उद्देश्य महाराजा के संरक्षण में उत्तरदायी शासन, नागरिक अधिकारी की स्थापना करना था।
विकास और पुनर्गठन 1936 से 1938। पुनर्गठन 1936 में प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ। चिरजी लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। नेतृत्व परिवर्तन 1938 में जमुना लाल बजाज को प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया और हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और आज़ाद मोर्चा। जेंटलमैन समझौता 1942 में हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच एक समझौता हुआ जिसके तहत प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा गया। आज़ाद मोर्चा का गठन। इस समझौते के विरोध में कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रजामंडल से अलग होकर एक नए संगठन का गठन किया गया जिसे आज़ाद मोर्चा के नाम से जाना जाता है। इसी आज़ाद मोर्चा ने जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और इसका निष्कर्ष है जयपुर प्रजामंडल के राजस्थान में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन ने राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान की। अगला क्वेश्चन है प्रश्न है राजस्थान के भक्ति आंदोलन के विकास में सूफीवाद की विवेचना कीजिए। तो उत्तर है राजस्थान में भक्ति आंदोलन के विकास सूफीवाद के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो दोनों आंदोलनों के बीच विचारों के आदान प्रदान और सांस्कृतिक संवेदन को बढ़ावा देती हैं। सूफी संतों ने प्रेम, भाईचारा, ईश्वर से सीधे संबंध पर जोर दिया जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों से मिलता जुलता है। सूफियों ने स्थानीय भाषा का प्रयोग किया, कव्वाली जैसे संगीत शैलियों को बढ़ावा दिया, हिंदू रीति रिवाजों को अपनाया जिससे हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच नफरत कम हुई। उन्होंने भक्ति और सूफी परंपरा के बीच सांस्कृतिक सेतु का काम किया। सूफीवाद का प्रभाव सांस्कृतिक संवेदन। सूफी संतों ने अपनी विनम्र और मधुर वाणी से अपनी विचारधारा को हिंदुओं तक पहुंचाया। उन्होंने धार्मिक अनुभवों का विद्रोह किया और ईश्वर तक पहुंचने के लिए संगीत कव्वालियों का सहारा लिया जिसे हिंदू संतों ने भी भजन कीर्तन पर जोर देना शुरू किया। इस प्रकार इस दोनों संतों के प्रयासों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद की। सामाजिक सुधार में सूफीवाद ने जाति पाति सामाजिक भेदभाव का विद्रोह किया। उन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम, सार्वभौमिक भाईचारे का संदेश दिया। इस संदेश ने समाज में एक उदारता की नींव डाली। भक्ति संतों को भी ऐसे मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। साहित्य और भाषा का विकास। अमीर खुसरो जैसे सूफी कवियों ने फारसी, उर्दू, हिंदी जैसी क्षेत्रीय भाषा में रचनाएं की। उन्होंने भारतीय संगीत, फारसी परंपराओं को मिलाकर एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया जिसने बाद में भक्ति साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। धार्मिक से गुणता। सूफी संतों ने अपने मत के प्रचार के लिए बल प्रलोभन का सहारा नहीं लिया बल्कि प्रेम, अपनेपन से लोगों को आकर्षित किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम जातियों के बीच नफरत की भावना को दूर करने का प्रयास किया। एक दूसरे के रीति रिवाजों को सम्मान दिया जिससे धार्मिक से गुणत्वा का बढ़ी। व्यवहारिक दृष्टिकोण। सूफी संतों ने ईश्वर तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक मार्ग का व्यक्तिगत प्रेम और रेशमेय अनुभव पर जोर दिया जो भक्ति आंदोलन के व्यक्तिगत भक्ति सिद्धांत से मिलता है। इस प्रकार दोनों आंदोलन के दार्शनिक विचार का समानता पाई गई है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ती हैं। अगला खंड है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी कलेश लाइब्रेरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी कलेश लाइब्रेरी को भी ज्वाइन जरूर करें और पिछली क्लास में भी एक बार जरूर देखें। इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, लगभग इनमें से ही पूछे जाएंगे या इनसे रिलेटिव पूछे जाएंगे। पहले क्वेश्चन है खंड 6 है मुगल राजपूत सहयोग के प्रमुख कारण क्या थे? इसका राजस्थान की कला एवं संस्कृति पर क्या प्रभाव हुआ? तो उत्तर है मुगल राजपूत सहयोग का प्रमुख कारण राजनीतिक स्थापित्व और सांस्कृतिक एकीकरण था जिससे मुगल सम्राट अकबर के उदार नीतियों और राजपूत शासकों की आकांक्षाएं शामिल थी।
इसका परिणाम स्वरूप दोनों संस्कृति के मिश्रण से वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, वेशभूषा जैसी शैलियों से एक मिश्रित कला संस्कृति का विकास हुआ, जिससे मुगल साम्राज्य को स्थगितता और एकता मिली। मुगल राजपूत सहयोग के प्रमुख कारण हैं, जिसमें राजनीतिक स्थिति। राजपूत राजाओं ने अपने क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुगल साम्राज्य के साथ सहयोग किया। बदले में उन्हें उच्च राजनीतिक पद और सुरक्षा मिली। सांस्कृतिक एकीकरण। सम्राट अकबर के उदार नीतियों के कारण राजपूत परंपराएं मुगल संस्कृति के साथ घुल मिल गई, जिससे सांस्कृतिक विविधता बढ़ी और एक नई मिश्रित संस्कृति का जन्म हुआ। शासकीय और कूटनीति लाभ। राजपूतों को मुगल दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया और अकबर ने उन्हें अपने वंशगत दावों का आश्वासन दिया, जिससे मुगल साम्राज्य को मजबूती मिली। धार्मिक स्वतंत्रता। मुगलों ने राजपूतों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे उनके धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण समान हुआ। सहयोग में वृद्धि हुई। राजस्थान की कला और संस्कृति पर प्रभाव। वास्तुकला, जिसमें मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली का मिश्रण हुआ, जिससे उदाहरण है हवा महल जैसी इमारतों में देखा जा सके, जिसमें मुगल महलों के झरोखे, बालकनी जैसे विशेषता मिली। चित्रकला। मुगल और राजपूत चित्रकला की शैलियों का सुंदर संयोजन हुआ, जिसका परिणाम स्वरूप उत्कृष्ट चित्रकला का विकास हुआ। संगीत और साहित्य। राजस्थानी और मुगल संगीत का संगम हुआ और भक्ति प्रधान साहित्य जैसे वेली कृष्ण, रुक्मणी, बिहारी सतसई जैसे उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की गई। वस्त्र और आचार व्यवहार। राजस्थानी समाज में फ्रांसीसी और इस्लामी प्रभाव बढ़ा, जो उनका पहनावा, संगीत और रीति रिवाजों को देखा जा सका। कलात्मक संवेदन। हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में संवेदन से क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास हुआ, जिससे किसी भी संस्कृति को अपने मूल स्वरूप को पूरी तरह से बनाए रखने के बाद आई और एक मिश्रित स्वरूप उदय हुआ। एलाकेशन है। अपने अध्ययन काल में चारण साहित्य का विकास पर प्रकाश डालिए। अपने अध्ययन काल में चारण साहित्य के विकास पर प्रकाश डालें तो उत्तरें। चारण साहित्य का विकास आदिकाल में हुआ, जिसमें पारंपरिक रचना शौर्य, वीरता पर केंद्रित थी। तत्पश्चात मध्यकाल में भक्ति, दान, राज दरबारी विषयों का समावेश हुआ। आधुनिक काल में साहित्य ने राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक कुरीतियों के विद्रोह, युद्ध वर्णन ने नए आयाम जोड़े। इस विकास में प्रमुख चरणों में वीर काव्य का निर्माण हुआ, फिर लोक साहित्य का प्रसार और अंत में आधुनिक युग में राष्ट्रीयता, समसामयिक विषयों पर रचनाएं शामिल हैं, जिसमें चरण साहित्य के विकास के मुख्य चरण हैं। पहला, आदिकाल या प्राचीन काल। आदिकाल या प्राचीन काल। इस काल में वीरता काव्य की प्रमुखता का विकास हुआ। राजपूत सरदारों की वीरता, निष्ठा, युद्ध वर्णन पर बल दिया, जिसमें चारण समाज का सामाजिक नैतिक मार्गदर्शन के रूप में महत्व बढ़ा। भाषा की दृष्टि से राजस्थानी अपभ्रंश से अलग होकर स्वतंत्र रूप लेने लगी। मध्यकाल, जिसमें प्रथम उत्थान राज्य श्रेय के कारण पंडितीय दानशीलता का वर्णन बढ़ा, जिसमें वीर काव्य में कर्तृमा आने लगे, जिसमें रीति काव्य का विकास हुआ, जिसमें पूजा भावना और पौराणिक चित्रों का काव्य में रूप से प्रस्तुत किया गया। द्वितीय उत्थान। इस काल में राजस्थान में मराठों के प्रभाव में उत्पन्न अशांति का प्रभाव साहित्य पर पड़ा। आधुनिक काल। द्वितीय उत्थान। राष्ट्रीय चेतना का विकास। राष्ट्रीय आंदोलन के कारण कवियों ने अंग्रेजों की भर्त्सना की और भारतीय नेताओं की प्रशंसा की, जिससे राष्ट्रीय काव्य का विकास हुआ। सामाजिक सुधार में कुछ कवियों ने सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का खंडन किया और जनता को सही दिशा दिखाई। युद्ध में वर्णन में न्यूनता। सूर्यमल मिशन जैसे कवियों ने युद्ध वर्णन में अद्भुत कुशलता दिखाई, जिसकी प्रशंसा विश्व कवि टैगोर ने भी की थी। शोक काव्य का विकास। आधुनिक काल में राजाओं, जंगीदारों और कवियों के प्रति संवेदन व्यक्त करने वाले शोक काव्य का भी बहुत विकास हुआ। अध्ययन काल में विकास को समझना। चारण साहित्य का अध्ययन करते समय उसके विभिन्न कालों में आए बदलाव को समझना महत्वपूर्ण है। आदिकाल के शौर्य गाथाओं से लेकर मध्यकाल के
राज दरबारी रचनाएं आधुनिक काल की राष्ट्रीय चेतना तक साहित्य ने हर युग में अपने आप डाला। विभिन्न कवियों जैसे सूर्यमल मिशन और केसर सिंह सौदा ने भी रचना का अध्ययन करके साहित्य में विभिन्न रूपों और प्रवृत्तियों को समझा जा सकता। चारण साहित्य का विकास न केवल साहित्य पर सीमित रहा बल्कि यह समाज के लिए शिक्षा, धर्म, नैतिकता का भी एक माध्यम भी बन रहा है। अल्लाह चित्तौड़ के विशेष संदर्भ में राजा दुर्ग का स्थापत्य का वर्णन कीजिए। तो तरह चित्तौड़ के दुर्ग राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ मजबूत परकोटे, विशाल प्रवेश द्वार जैसे रामपोल, शाही महल, रानी पद्मिनी का महल, कुंभा महल है, 19 मंदिर हिंदू और जैन, 20 जल स्रोत, विजय मीनारें को देखने को मिलती हैं। यह मेवाड़ की राजधानी होने के साथ साथ राजपूत का गौरव प्रतीक, इसकी भव्य मजबूत संरचना और एक विशिष्ट निर्माण की योजना इसे राजपूत स्थापत्य कला का एक गौरवशाली उदाहरण बनाती है। मुख्य स्थापत्य विशेषताएं जिसमें पहली है मजबूत परकोटे पर प्रवेश द्वार। मजबूत परकोटे और प्रवेश द्वार में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अपनी मजबूत परकोटे, किले की दीवारें और कई प्रवेश द्वारों के लिए माना जाता है। उनमें इसे रामपोल मुख्य है। शाही महल, दुर्ग परिसर में शाही महल और हवेलियां हैं जिसमें रानी पद्मिनी का महल, फतेह प्रकाश महल, कुंभा महल और गोरा बादल के महल प्रमुख हैं। मंदिर है जहाँ हिंदू और जैन दोनों धर्मों से मंदिर, कालिका माता मंदिर और जो मूलतः एक सूर्य मंदिर माना जाता है। साथ ही देवरी, संगार, चौरी जैसे प्रमुख जैन मंदिर इसके उदाहरण हैं। जलाशय और कुंड, दुर्ग के भीतर कई जलाशय और कुंड भी हैं जो पानी का आपूर्ति सुनिश्चित करते थे, जिसे कुंभ सागर तालाब, हाथीकुंड, रत्नेश्वर जलाशय है। विजय मीनार, दुर्ग में कई स्मारक और विजय मीनार भी हैं जो विस्तृत वास्तुशिल्प योजना शामिल हैं। राजस्थान में स्थापत्य में महत्व, राजपूत गौरव का प्रतीक चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजपूतों की वीरता और शौर्य का प्रतीक है जो राजस्थान की संस्कृति, वास्तुकला विरासत को प्रदर्शित करता है। व्यापक योजना, यह दुर्ग एक विशिष्ट निर्माण योजना के तहत बनाया गया है जिसमें महल, मंदिर, आवास, जलाशय सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित थे जो उपयोगिता भव्यता का उद्भव मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। मेवाड़ की राजधानी के रूप में यह दुर्ग मेवाड़ का इतिहास और राजपूती वास्तुकला की एक अनमोल निशानी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में महिला की स्थिति की विवेचना कीजिए। राजस्थान में महिला की स्थिति की विवेचना कीजिए। तो राजस्थान में महिला की स्थिति विवेचना, राजस्थान में ऐतिहासिक संस्कृति की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है जहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं और सामाजिक व्यवस्थाएं महिला की स्थिति के विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। महिला की स्थिति को समझने के लिए हमें इसे ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और आर्थिक पहलू को देखना होगा। ऐतिहासिक दृष्टि से पहला है ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की महिला प्राचीन मध्यकाल में साहस, त्याग, बलिदान के लिए प्रसिद्ध रही है। रानी पद्मिनी, रानी हड़ा, रानी कर्णावती, रानी लक्ष्मी भीलवाड़ा क्षेत्र की हैं जैसे वीर गाथों के अपने आत्मबल और शौर्य परिचय दिया, जहाँ की महिला ने जोर और साका जैसी परंपराओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर आत्मसम्मान की रक्षा की है। सामाजिक स्थिति, राजस्थान के समाज में महिला को पारंपरिक रूप से घर परिवार के तक सीमित माना। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी कुरीतियों ने उनकी स्वतंत्रता और विकास में बाधाएं डाली। तथापि बदलते समय के साथ समाज में सुधार हुए और महिला की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया। आज महिला पंचायतों, विधानसभाओं और प्रशासनिक सेवाओं में भागीदार कर रही हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों में महिला की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। तीज, गणगौर, करवा चौथ, हल्दी घाटी मेलों आदि में उनकी सक्रियता देखी जाती है। लोकगीत, लोक नृत्य और कला राजस्थान में महिलाओं की विशेष पहचान है। शैक्षणिक स्थिति, अतीत में शिक्षा के अवसर पर महिला के लिए बहुत ही सीमित थी। यह शिक्षा रूढ़िवादी सोच से उनकी उन्नति को रोका जा सकता है, किंतु वर्तमान समय में शिक्षा का प्रसार होने महिला के साक्षरता दर में वृद्धि हुई है।
कोटा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर आदि शहरों में महिला शिक्षा उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आर्थिक स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में महिला खेतों में पुरुषों के साथ श्रम करते हैं। हस्तशिल्प, कढ़ाई, बंदेज, लेहरिया, नृत्य, लोक कला के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्रों में महिला नौकरी, व्यवसाय, स्वरोजगार में भागीदार रही हैं। वर्तमान परिवेश। राजस्थान की महिला राजनीतिक, शिक्षा, साहित्य, खेल, विज्ञान सभी क्षेत्रों में सफलता अर्जित कर रही हैं। भंवरी देवी आंदोलन, महिला आरक्षण कानून और स्वयं सहायता समूह ने उन्हें सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता तक अग्रसर किया गया। निष्कर्ष है, राजस्थान में महिला की स्थिति ऐतिहासिक गौरव, सामाजिक बंधनों और आधुनिक प्रगति का संगम है। यद्यपि अतीत में वे रूढ़ियों और कुरीतियों के कारण पिछड़ी हैं, परंतु आज वे समान अधिकारियों और अवसरों के साथ समाज में अपनी पहचान बना रही है। भविष्य में शिक्षा, जागरूकता और समान अवसरों के माध्यम से उनकी स्थिति और भी सदृढ़ होगी। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे बालाजी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पिछली क्लास भी एक बार ज़रूर देखें। इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, इनसे रिलेटिव क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और बालाजी क्लासेस मेरी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर वीएमओ कोटा संबंधित, एग्जाम संबंधित, असाइनमेंट संबंधित सूचना मिलती रहेगी। और वीडियो अच्छा लगा लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। कोई डाउट हुआ तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और या टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर पूछें।